कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें बता दिया था आपसे। हाँ सर। स्टेबिलिटी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। और लॉच लॉ भी कर लिया था हमने। यस सर। वेट अ मिनट। ओके, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सारा हो गया था ना? यस सर। ओके, वेट अ मिनट। चलिए एक सवाल देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल ये है कि गिवन ई नॉट सी यू प्लस टू स्लैश सी यू प्लस का जो ई नॉट है वो है प्लस 0.15 वोल्ट, और फिर आपका ये भी दे रखा है ई नॉट सी यू प्लस स्लैश सी यू का दे रखा है प्लस 0.5 वोल्ट। हमें जो निकालना है, फाइंड ई नॉट फॉर सी यू प्लस टू स्लैश सी यू, ये निकालना है। ये कर सकते हैं आप या बताऊं मैं? इसमें और भी गिवन चीजें हैं। सर कर रहा हूँ। सर इसमें और भी कुछ आएगा अभी क्वेश्चन में? हाँ आप हाँ, देखो। यहाँ पे गिवन है आपका सी यू प्लस टू से, नहीं नहीं ये वेट अ मिनट, ठीक है, सी यू प्लस टू से बेसिकली वही चीजें गिवन है। चलिए करिए जरा। नर्स्ट इक्वेशन करा दिया था ना मैंने आपको? यस सर। सर लास्ट टॉपिक feasibility of cell reaction and Gibbs energy. हाँ हाँ, वो तो हो गया था, नर्स्ट इक्वेशन हो गया था ना? मैं बताऊं या हो जाएगा ये? सर आप एक बार प्लीज बता दीजिए। देखिए ये जो ई नॉट होता है ना, ये एडिटिव नहीं होता है, नॉट एडिटिव। और ये जो जी होता है आपका, ये एडिटिव इन नेचर होता है। मतलब कि अगर रिजल्टेंट निकालना है तो एक को दो से ऐड कर दीजिएगा तो थर्ड निकल जाएगा, लेकिन ये एडिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दे रखा है वही लिख रहा हूँ मैं, कि सी यू प्लस टू में अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे तभी तो ये सी यू प्लस बनेगा। ये वाला लिख रहा हूँ मैं, यस सी सर। यू हाँ प्लस टू सर। में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सी यू प्लस बना। और यहाँ पे हो जाएगा, जस्ट सपोज ई वन नॉट जो इसका वैल्यू दे रखा है वो 0.15 वोल्ट वैल्यू दे रखा है। फिर इसके लिए लिख रहा हूं मैं, अगर सी यू प्लस जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके क्या मिलेगा, इसको सी यू मिलेगा कि नहीं। और इसका ई नॉट टू का वैल्यू जो दे रखा है वो 0.5 वोल्ट दे रखा है कि नहीं? यस सर। अब हम क्या करेंगे कि हमें निकालना है इसका, यानी सी यू प्लस टू में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब जाके ये किस में कन्वर्ट होगा, सी यू में कन्वर्ट होगा। और इसका ई नॉट थ्री ही निकालना है अपने को। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल है। अगर इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो क्या इक्वेशन थ्री मिल जाएगा? इसको और इसमें यस सर। ऐड हाँ करिएगा सर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यस सर। तो बेसिकली हम क्या मान लेते हैं कि E1 के कोरेस्पॉन्डिंग इसके लिए डेल्टा G1 है, इसके लिए डेल्टा G2 है, और इसका डेल्टा G3 है। क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद अपने पास डेल्टा G3 नॉट मिल जा रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा नॉट G1 प्लस डेल्टा नॉट G2। समझ रहे हैं आप? यस सर। तो बेसिकली बस अब सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। एक डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो डेल्टा जी नॉट का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसे ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n3 ले लेंगे, f जो होता है वो फैराडेज कांस्टेंट, और ये जी नॉट सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, ई नॉट 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे G1 है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग N1 ले लिया, एफ ई नॉट 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस होगा, सब में क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस N2 एफ ई नॉट 2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा N1 एफ ई नॉट 1 माइनस N2 एफ ई नॉट 2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस N3 एफ ई नॉट 3। अब यहाँ पे हम सिंपल कर क्या लेंगे कि एफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड इक्वेशन में कितना दिख रहा है आपको, दिव्यम? यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड इक्वेशन में, ये थर्ड इक्वेशन है ना, हाँ तो सर। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। हाँ सर, देखिए 2 सबसे 2। पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे माइनस एफ कॉमन ले लेते हैं, माइनस एफ कॉमन लूंगा तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ई नॉट 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस एफ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ N1 बचेगा और E1 नॉट बचेगा। अब पहले इक्वेशन में देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे 1 इंटू E1 नॉट, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरे वाले इक्वेशन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन था तो 1 इंटू ई नॉट 2 हो जाएगा कि नहीं। अब ये एफ से एफ कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा क्या, बहुत ही आसान हो गया, अपने पास ई नॉट का वैल्यू निकालना था ना, तो निकल गया। ये 2 ई नॉट 3 विल बी इक्वल टू ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2, ये हो गया। अब E1 नॉट का वैल्यू दे रखा है 0.15, ई नॉट 2 का वैल्यू दे रखा है 0.5, अपॉन में 2 आ जाएगा, ई नॉट का वैल्यू दे देगा। सर बेसिकली हमने इक्वेशंस यूज करी हैं, उन्हें हमने सब्स्टिट्यूट एंड बेसिक उस पे कैलकुलेशन लगा के हमने हाँ, ई नॉट की वैल्यू ली। एक्चुअल में जब भी ई नॉट का 2-3 इक्वेशन से निकालना हो ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। क्यों? क्योंकि जो जी होता है ना आपका, वो आपका एडिटिव होता है, और ई जो होता है वो नॉट एडिटिव होता है, ठीक है। ओके सर। चलिए लिख लिया आपने, ऊपर का लिख लिया था आपने, यहाँ ऊपर स्लाइड करूँ? सर एक बार प्लीज कर दीजिए। यस सर, लिख लिया। डन। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर अभी नर्स्ट इक्वेशन करी नहीं है, हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो फीजिबिलिटी चलिए ऑफ सेल रिएक्शन था। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन अभी करा देता हूँ। देखिए नर्स्ट इक्वेशन में क्या है, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। नर्स्ट इक्वेशन, अब देखिए नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, जिसको मैं 2.3 लिख लेता हूँ, आर टी अपॉन एन एफ, और लॉग क्यू टू द बेस 10। आपने क्लास 11th में लॉग क्यू और लॉग के सी निकाला होगा ना, निकाला होगा या नहीं? यस सर, यस। अब जस्ट सपोज यहाँ पे ए जो है वो सॉलिड में है, जस्ट सपोज, और बी जो है वो आपका एक्वस में है, और ये दोनों मिलके आपका दे रहा है सी जो कि गैसियस स्टेट में है, और डी जो कि एक्वस स्टेट में है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि लॉग क्यू का जो वैल्यू होता है ना, वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अब प्रोडक्ट में आपको वही कंसीडर करना है जो गैसियस स्टेट में हो या फिर एक्वस स्टेट में हो, सॉलिड और लिक्विड वाला कंसीडर नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गैस, जो भी गैस होगा उसका प्रेशर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर सी इनटू, ये तो एक्वस में है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन लेंगे डी रेज टू द पावर डी, अपॉन इधर आएंगे तो ये सॉलिड में इसे छोड़ देंगे। अब ये एक्वस में
तो इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा। ये वैल्यू होता है लॉग क्यू का। ठीक है, कोई सा भी इक्वेशन हो, सॉलिड वाला नहीं लेना है आपको, गैस वाला लेना है, गैस और एक्वस वाला लेना है। अगर गैस दे रखा है तो उसका प्रेशर यूज करेंगे और एक्वस दे रखा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? दिव्यम, दिव्यम समझ में आया? Yes, sir. So वेरी am I गुड, audible? यस यस, नाउ यू आर ऑडिबल। अब देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर देता हूँ और छोटा कर देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ई नॉट सेल माइनस आर का वैल्यू पता है, टेम्परेचर वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एफ का जो वैल्यू होता है वो भी पता है 96,500 कूलम। आर का वैल्यू हमने यहाँ पे ले लिया 25/3 और टी का वैल्यू ले लिया हमने 298 केल्विन। और इसको जब हम सॉल्व किया हमने तो यहाँ पे मिलेगा हमें 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू टू द बेस 10। तो यही यूज करना होगा हमें फॉर्मूला। एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये लिख लीजिए। उसके बाद एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, जो कि बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद। Excuse me, sir. जी क्या कह रहे हैं आप? Excuse me, sir. Sir. दिव्यम तो हाँ बोलिए। सर जो -2.3 RT है तो सर उसमें R भी तो हमारा कांस्टेंट है ना? हाँ उसी का वैल्यू लिया है ना हमने। जो भी कांस्टेंट है यहाँ पे जनरली हम जो लेते हैं, आर का वैल्यू 8.314, तो इसको डिवाइड भी करिएगा तो 8.314 है। फैराडेज का वैल्यू पता है आपको 96,500 कूलम, लास्ट क्लास में बताया था। टेम्परेचर यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, 298 केल्विन, तो ये बन जाएगा। सॉल्व करने के बाद 0.06 या फिर आप ऐसे देखेंगे 0.059। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए ये हो जाए तो बताइए जरा। यस सर, डन। हो गया? यस सर। चलिए अब देखिए एक सवाल इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन है, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल mg/mg+2। सेल रिप्रेजेंटेशन याद है? 0.1 m दे रखा है, डबल स्लैश दैट मीन सॉल्ट ब्रिज, और ये दे दिया Ag प्लस एक्वस स्लैश Ag सॉलिड। जो भी मेटालिक फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है मेटल, वो सॉलिड में है। और यहाँ पे दे दिया ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 3.17 वोल्ट। अपने को ईएमएफ निकालना है तो सीधी सी बात है, हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, और यहाँ पे दे दिया ये 0.001 m, मतलब इसका मोलारिटी गिवन है एक्वस में और इसका मोलारिटी गिवन है। तो सिंपल हम ई सेल का फॉर्मूला निकालेंगे, बाइनर्स्ट इक्वेशन, जो कि होता है ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई n और लॉग क्यू टू द बेस 10। अब जरा बताइए ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दे रखा है? 3.17 दे रखा है कि नहीं? यस सर। अब इस इक्वेशन को तो लिख ही सकते हैं ना। ये इक्वेशन कैसा होगा? mg प्लस Ag प्लस विल गिव mg+2 एंड देन प्लस Ag। अब चार्ज बैलेंस कर लेंगे, यहाँ दो चार्ज है, यहाँ एक, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एटम बैलेंस हो गया। ये एटम बैलेंस हो गया कि नहीं? ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। यस सर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है? ये 0 से +2 में जा रहा है, दैट मीन्स n कितना है? 2 है कि नहीं? जितना ये लूज करेगा उतना ही सामने वाला गेन करेगा। यस सर। तो n इज इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ पे ले लेंगे 0.06/2। अब यहाँ पे लॉग क्यू लिख लेते हैं। लॉग क्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में ये जो दे रखा है वो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, जो भी आयनिक फॉर्म में है वो एक्वस में है, तो mg+2 आ जाएगा। इसको लेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड में है। डिवाइडेड बाई इधर आएंगे तो ये सॉलिड में है क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में है, मैग्नीशियम दे रखा है क्वेश्चन में। और Ag प्लस एक्वस में है तो Ag प्लस, और जो भी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये गलती से 2 लिख दिया मैं, जो भी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको स्क्वायर कर देंगे।
अब यहाँ पे इसका वैल्यू थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। mg+2 का वैल्यू 10⁻⁻1 दे रखा है 0.1 m, और इसका वैल्यू 10⁻⁻3 है कि नहीं? Yes. बताइए। और -3 का भी क्या है, ये स्क्वायर है कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻3 का होल स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 होगा, माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 1 क्या दे देगा, 10⁻5 दे देगा कि नहीं? अब यहाँ पे लिख देंगे log 10⁻5 टू द बेस 10, ये सीधे सीधे यहाँ आ जाएगा और ये काट दीजिएगा 0.03 से, ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.03 इंटू 5, और log 10 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसे निकल जाएगा। हाँ सर। चलिए जरा इसे लिखिए। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। प्रीबोर्ड हो गया आपका? यस सर, जस्ट हुआ है, कल हुआ था पता। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बेसिकली ये बताता है कौन कितना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन कितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे मैं इसका पूरा लिस्ट लिखवाता हूँ। लिथियम, पोटेशियम, लिखते जाइए आप भी साथ में, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड। तो ये सारे के सारे जो E0 R का वैल्यू होता है ना, वो नेगेटिव ही होता है। क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है इकलौता होता है जिसको रेफरेंस मान के इसके बेस पे हमने कैलकुलेट किया था, E0 R का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी लेड के जस्ट बाद होता है यहाँ पे। और ये रेफरेंस होता है, इसके नीचे जाइएगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जैसे इसके बाद क्या आता है, कॉपर आ गया, आयोडीन आ गया, सिल्वर आ गया, Hg आ गया, ब्रोमीन आ गया, प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है, ये क्लोरीन हो जाएगा, Au हो जाएगा, और ये फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे वैल्यू जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं मैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन के लिए है ये, फ्लोरीन के लिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो लिथियम के बारे में, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हैं आप? इस पे सवाल पूछ सकता है, कुछ वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू याद नहीं करना आपको, वैल्यू दे देगा, E0 का वैल्यू दे देगा और पूछेगा अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर या फिर रिड्यूसिंग पावर। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए लिखिए। टुडे योर सिलेबस विल बी कवर्ड कंप्लीटली। फिर रिवीजन करते रहिएगा, जब भी जरूरत हो क्लास ले लेंगे। यस सर, लिख लिया। डन। यस सर। अब लिखिएगा, टॉपिक डालिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ECS। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हो जाएगा आपका E0 R, जो हाइड्रोजन का होता है वो 0 होता है। दूसरी लिख लीजिएगा, एलिमेंट्स लाई above hydrogen have E0 value according to my list। NCERT में उल्टा दे रखा है, E0 R is equal to negative, elements lie below it have
ई नॉट आर पॉजिटिव। फोर्थ लिख लेंगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ई नॉट आर इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम क्योंकि नेगेटिव से धीरे धीरे जीरो जाता है, जीरो से फिर पॉजिटिव की तरफ जाता है। फिफ्थ, लिथियम मोस्ट नेगेटिव, दैट मीन्स मोस्ट नेगेटिव है तो मिनिमम वैल्यू, सबसे कम ई नॉट आर का वैल्यू है। और फ्लोरीन जो है मोस्ट पॉजिटिव, दैट मीन्स सबसे ज्यादा ई नॉट आर का वैल्यू है। ठीक है, यस सर। हो गया। हाँ सर। अब इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं अपन लोग, टॉप टू बॉटम, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग पावर है जो बेसिकली रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करेगा, क्योंकि मैंने बताया फ्लोरीन सबसे नेगेटिव है और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसका रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करेगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ई नॉट आर का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता है। ई नॉट आर का वैल्यू जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर। दूसरा एप्लीकेशन यूज होता है रिएक्टिविटी में। तो रिएक्टिविटी की जब बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जब जाते हैं हम लोग, तो आपका टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। यस सर। हो गया। हाँ सर। चलिए, थर्ड इसका एप्लीकेशन है जो, वो है तो मेटल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्टिविटी का ऑक्सीडाइजिंग पावर से कोई रिलेशन नहीं होता? एक्चुअल में ऑक्सीड रिड्यूसिंग पावर जो होता है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो इजीली मेटल सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे फर्स्ट पार्ट में लिथियम दे रखा है, तो वो फर्स्ट ग्रुप में होता है, ठीक है, साइज बड़ा होगा, सोडियम हो गया, साइज बड़ा होगा, तो दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं हाईली, इस वजह से वो ज्यादा क्या होते हैं आपके, रिएक्टिव होते हैं। बात समझ में आया? यस सर। चलिए, मेटल डिस्प्लेसमेंट में तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एक पॉइंट जो कि बहुत ही आसान है। द मेटल विच lie above in electrochemical series in ECS can displace the metal from its salt which lie below in ECS। मतलब मेटल जो होता है, अगर मेटल डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो वहां पे जो ऊपर वाले होते हैं नीचे को इजीली डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए Zn है और इसको CuSO4 से रिएक्ट करा दिया आपने, तो कॉपर जो है वो नीचे आता है, तो Zn जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन उल्टा नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए Ag, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, और FeCl3 है, तो ये जो Ag होता है ना, Fe के नीचे आता है, तो Ag जो है Fe को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए नो रिएक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर, मतलब सर ये पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे चलता है? पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे नहीं, ये आपका ई नॉट के बेसिस पे होगा। वही जो हमने बचपन में पढ़ा था, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव। हाँ सर। 9th क्लास में जो एक और लिस्ट था। हो गया। यस सर।
अब नॉन मेटल वाला भी कर लेते हैं 4, ये उल्टा होता है नॉन मेटल वाला, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट लिख लीजिएगा मेरे साथ ही। The non-metals which lie below in ECS can displace the non-metal from its salt which lie above in ECS। तो नॉन मेटल में क्या होता है, ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है नीचे वाला, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए Br2H को Ki से रिएक्ट करा दिया आपने, तो I2 को हटा देगा और KBr बना लेगा, और वही I2 और Cl2 KCl को करिएगा तो Cl तो नीचे आता है तो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात। Yes. Very good. The last topic, electrolytic cell। लिखिए जरा, टॉपिक डालिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बहुत आसान। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जब बात करते हैं दिव्यम हम लोग, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे अपने पास होता है कैथोड और एनोड, वैसे ही ले लेंगे ये, ठीक है। एनोड पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली इलेक्ट्रोड होता है कि नहीं। ये पूरा का पूरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये एनोड है, और ये क्या आपका नेगेटिवली होगा क्योंकि ये कैथोड है। अब जस्ट सपोज कि इसमें देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने डाला है मोल्टेन और फ्यूज्ड NaCl, मोल्टेन स्टेट में NaCl। तो आपको पता है कि जब मोल्टेन स्टेट में है तो आपका जो Na+ और Cl- में होगा कि नहीं, मोल्टेन स्टेट में। Yes sir. अब ये Na+ है तो ये किधर जाएगा, नेगेटिव के साइड जाएगा, और Cl- है ये किधर जाएगा, पॉजिटिव के साइड जाएगा कि नहीं, अट्रैक्ट करेगा। Yes sir. और यहाँ पे जो अभी इलेक्ट्रोड लिया है हमने, ये प्लेटिनम या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लिया, विच इज इनएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, मतलब ये मेन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। जो भी मेन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता ये इलेक्ट्रोड, उसको इनएक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बस रिएक्शन लिखना होता है एट कैथोड। कैथोड पे कौन जा रहा है, Na+ जा रहा है, तो Na+ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और Na सॉलिड में बना लेगा। और एट एनोड की जब बात करेंगे तो एनोड पे कौन जा रहा है, Cl- जा रहा है। और आपको पता है कि एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो ये Cl- एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे सवाल आपको ये पूछ दिया जाता है कि कैथोड पे कौन सा गैस बनेगा, एनोड पे कौन जाएगा, ये सारी सवालें पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ दिया कि मोल्टेन के लिए अलग चीज होगा, एक्वस के लिए अलग चीज होगा, क्योंकि एक्वस में वाटर ज्यादा होगा तो वो खुद भी डिसोसिएटेड रहेगा H+ और OH- में, तो वहां देखेंगे, वहां उसकी बात करेंगे। मोल्टेन अगर PbR2 की बात करेंगे तो आपसे सवाल ये पूछ देगा कौन सा गैस कैथोड एनोड पे होगा, तो आपको पता है कि ये Pb+2 में जाएगा और ये Br- में जाएगा। तो Pb+2 तो आपको पता है कि किस में तो जाएगा, कैटालिटिक सेल फ्लैट में या बनेगा। तो NaCl यूज होता है या फिर क्लोराइड। क्या कह रहे हैं आप? सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में या तो NaCl यूज होता है या फिर क्लोराइड, ये मतलब एग्जांपल है, यहाँ बस होते ही ये दोनों यूज। कुछ भी हो सकता है यहाँ, NaCl, AlCl3, MgCl2 कुछ भी हो सकता है। ओके ओके सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैथोड पे Pb बन जाएगा और एनोड पे Br2 बनेगा कि नहीं। यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्वस वाला करेंगे।
डन। 1 सेकंड सर। यस सर। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। मतलब ये है कि जब एक्वस लेते हैं तो क्या होगा, पी डी टी। अब यहाँ पे देखिए एक्वस NaCl लिया हमने। एक्वस NaCl जब लीजिएगा तो वाटर भी अच्छा खासा अमाउंट में होगा, तो NaCl जो है बेसिकली वो डिसोसिएट होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, और H2O जो है वो भी डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस OH माइनस। होगा कि नहीं? यस सर। अब देखिए आपके जो रिप्रेजेंटेशन था इसमें, ये आपका पॉजिटिवली है और ये आपका नेगेटिवली है। तो यहाँ पे बस NaCl तो है नहीं, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ H प्लस और OH माइनस भी है। कहने का मतलब ये है कि Na प्लस भी यहाँ जा सकता है और H प्लस भी जा सकता है, पॉजिटिव के पास Cl माइनस भी जा सकता है और OH माइनस भी जा सकता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा किसका? तो यहाँ पे केस 1 में देखिएगा, सबसे पहले ये बहुत ही आसान है। इन केस ऑफ, अब लिखिए मेरे साथ, इन केस ऑफ केटायंस, क्योंकि दो दो केटायन आ गए, दो दो अनायन आ गए, दैट आयन विल, दैट आयन यानी दैट केटायन विल migrate first, which has greater E नॉट R, जिसका E नॉट R ज्यादा होगा वो आपका रिड्यूस होगा, जिसका E नॉट R ग्रेटर होगा वो रिड्यूस होगा। या फिर लिख सकते हैं विच लाई बिलो इन ECS, विच लाई बिलो इन ECS, क्योंकि जिसका रिडक्शन होगा बेसिकली जाके रिडक्शन होगा वही तो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वही होगा ना। तो जिसका ई नॉट आर का वैल्यू ज्यादा होगा वही तो आपका ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात समझ रहे हैं? यस। अब Na प्लस और H प्लस में तो H प्लस ही नीचे होता है ना, यस और नो? हाँ सर। तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएगा हाफ H2। और कहाँ बनेगा ये? कैथोड पे बनेगा। कहाँ बनेगा? कैथोड पे बनेगा कि नहीं? यस सर। चलिए इसे लिख लीजिए और फिर अनायन की बात कर लेंगे। हो गया? यस सर। अब यहाँ पे केस 2 अनायन का देख लेते हैं। फॉर अनायंस, अब यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा? तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेंडेंसी टू माइग्रेट। यहाँ पे सबसे कम SO4 माइनस 2 होना चाहेगा, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं, OH माइनस, उसके बाद Cl माइनस, उसके बाद Br माइनस, और उसके बाद I माइनस आ जाएगा, उसके बाद सल्फर आ जाएगा, विटामिन। ठीक है, ठीक। हाँ ये ध्यान में रखिएगा, ये होगा आपका टेंडेंसी टू माइग्रेट। अब आपके पास Cl माइनस था और OH माइनस था, ज्यादा कौन चाह रहा है? Cl माइनस माइग्रेट होना चाह रहा है या नहीं? बताइए। यस सर। तो कैथोड पे तो वो हो गया, तो एट एनोड पे क्या हो जाएगा? Cl माइनस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाफ Cl2 बन के निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। और कैथोड वाला दोबारा लिख देता हूं मैं कि कैथोड पे क्या हुआ था?
H प्लस जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन में आपके पास Na प्लस भी है और OH माइनस भी है कि नहीं? यस सर। ये दोनों मिला के बना लेता है NaOH, जिसके वजह से सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। इज दैट क्लियर? यस। चलिए इसे लिखिए। यस सर, लिख लिया। वेरी गुड। wait a minute, electrolyte, electrode, product at cathode and product at anode। तो ये आपके पास जस्ट सपोज एक was CuSO4, तो इलेक्ट्रोड जो होगा, ठीक है, यहाँ पे PT या फिर ग्रेफाइट का लिया हूँ मैं। यहाँ पे एक was NaOH AgNO3 ले लिया हमने, तो यहाँ भी PT और ग्रेफाइट का ही है। एक was NaOH, यहाँ भी PT और ग्रेफाइट का है, और यहाँ पे एक was AgNO3 फिर से लिया हमने यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रोड जो है Ag इलेक्ट्रोड। चलिए जरा इसका प्रोडक्ट एट कैथोड बताइए और प्रोडक्ट एट एनोड बताइए। तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, ये Cu+2 में जाएगा और ये SO4-2 में जाएगा, तो यहाँ पे Cu बना लेगा और यहाँ पे O2 बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपका SO4-2 के साथ OH- भी होगा और ये ज्यादा माइग्रेट करना चाहेगा, तो OH- का हमेशा ध्यान में रखिएगा कि OH- जहां भी आए प्रोडक्ट O2 बनेगा। ये 4 OH- कंबाइन होते हैं और इसका ये बना लेगा 2H2O और इसके साथ O2 रिलीज हो जाता है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। AgNO3 में आपको पता है कि यहाँ पे क्या बनेगा, Ag बनेगा। फिर से NO3- और OH- में OH- ज्यादा माइग्रेट करना चाहेगा तो O2 बनेगा। एक्वस NaOH में आपको पता है कि एक्वस NaOH में Na+ से ज्यादा H+ जाना चाह रहा है तो H2, और OH- है तो यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। AgNO3, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लिए हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड लिए हैं, यानी Ag खुद रिएक्ट होने लगेगा, तो AgNO3 में Ag+ आएगा, जो कि सिंपल आपका Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कैथोड पे जम जाएगा Ag। और लेकिन ये खुद ही एक इलेक्ट्रोड जो है बेसिकली वो Ag का है, तो इसी का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है ड्यू टू एक्टिव इलेक्ट्रोड प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसको लिख लीजिए जरा। यस सर, हो गया। वेरी गुड। अब यहाँ पे अपने पास आ जाएगा फैराडेज का लॉ, तो लिखिए जरा फैराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। कहने का मतलब यह है कि जितना चार्ज ट्रांसफर करेंगे हम लोग उतना ही ज्यादा वेट डिपॉजिटेड होगा, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए ZQ लिखते हैं
और ये जो Z होता है बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है, और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। Z इज इक्वल टू होता है आपका इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन में फैराडे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे होता है, और Q का तो पता ही है I इंटू टी होता है। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा इक्विवेलेंट अपॉन फैराडे इंटू Q, और हमें पता है कि इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n फैक्टर होता है, n फैक्टर इंटू फैराडे इंटू Q हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर ही तो होता है, वैलेंसी फैक्टर, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n फैक्टर इनटू, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कि W बाई M कर दिया इज इक्वल टू Q अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडे। अब ये गिवन मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इनटू n फैक्टर इनटू n फैक्टर विल बी इक्वल टू Q बाई F, इससे लिख लीजिए। तो सर हमारा फाइनल फॉर्मूला n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू देखिए क्यू ये बाई एफ है फाइनल ना। फॉर्मूला है कि ये, अब इसको z इज इक्वल टू ई बाई ये होता है तो ये भी लिख दिया। अब q के टर्म में भी लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि w इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो अलग अलग तरीके हैं, हर छोटे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। अब जिस तरीके से यस क्वेश्चन पूछेगा वो वाला अप्लाई कर लेंगे आपको। बात समझ में आई? यस सर। चलिए इससे लिखिए जरा। यस सर लिखिए। हो गया क्या? हाँ सर। वेरी गुड, वेट अ मिनट। तो इसको स्टेटमेंट में भी लिख लेते हैं हम लोग। द मास ऑफ सब्सटेंस deposited or the mass of gas liberated at a particular electrode is directly proportional to the amount of charge passing through solution। तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाता है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो z इंटू क्यू हो जाता है, w इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी भी हो जाएगा, क्योंकि q इज इक्वल टू आई टी होता है, w इज इक्वल टू ई बाई एफ इंटू आई इंटू टी भी हो जाता है, क्योंकि ये होता है। अब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, तो अलग अलग तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, ठीक है। यस सर। लिख भी लिया आपने? हाँ सर। चलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, ये और आसान होता है उससे। अब ये सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is passed through different electrodes, then amount of substance
deposited or liberated is directly proportional to its equivalent। मतलब ये है कि जैसे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराएंगे तो आपके पास जो मास ऑफ जिंक या फिर मास ऑफ कॉपर अलग अलग है, सेम चार्ज फ्लो कराया, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सा रिलेशन। प्लीज राइट इट। सर वो MCU है, MZN/MCU। हाँ, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये इससे ये इससे। तो यहाँ पे देख रहा हूँ अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछने आ जाइएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सर। ओके, लिख लिया आपने? यस सर। चलिए ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट।